व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 10 सितंबर 2020 के लिए फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं अपने पहली न्यूज़ से। पहला पॉइंट कह रहा है 100 इंटरनेशनल गोल का आंकड़ा पार करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर कौन बन गए हैं। तो दुनिया के दूसरे फुटबॉलर जिन्होंने 100 इंटरनेशनल गोल किए हैं वो हैं हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगर हम लिस्ट की बात करें तो रोनाल्डो इंटरनेशनल गोल के मामले में अली देई से सिर्फ 8 गोल पीछे हैं। अली देई जो ईरान के खिलाड़ी हैं और जिन्होंने 149 मैच में 109 गोल किए हैं, ये नंबर 1 पर हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के प्लेयर हैं, यूरोप की कंट्री है ये। 165 मैचेस में 101 गोल किए हैं इन्होंने। इसके बाद थर्ड नंबर पर मुख्तार दहारी मलेशिया से, उसके बाद फेरेंग पुस्कार हंगरी और लास्ट वन इज़ ग्राटफे चितालू जाम्बिया। तो आप लिस्ट यहाँ से देख सकते हैं। टॉप 5 प्लेयर्स हैं गोल्स के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल गोल्स के अकॉर्डिंग, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो नंबर 2 पर आते हैं। अगर हम पूरी न्यूज़ की बात करें इसकी तो दिग्गज फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्वीडन के खिलाफ नेशंस लीग के ग्रुप ए के मुकाबले में पुर्तगाल के लिए खेलते हुए रोनाल्डो ने फ्री किक पर खूबसूरत गोल करके उन चंद फुटबॉलर्स में अपना नाम लिखवा लिया है जिनके नाम पर 100 इंटरनेशनल गोल दर्ज हैं। 2 ही ऐसे प्लेयर ही हैं, अभी हमने आपको बताया। अपने देश की टीम के लिए 100 गोल करने वाले वे दुनिया के महज दूसरे फुटबॉलर बन गए हैं। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल गोल करने का रिकॉर्ड फिलहाल अली के नाम पर दर्ज है जो 109 इंटरनेशनल गोल कर चुके हैं। रोनाल्डो के खाते में 101 इंटरनेशनल गोल हैं, जैसा आप लिस्ट में देख ही रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हमारी कह रही है इसरो के किस मिशन ने चंद्रमा पर पृथ्वी के वायुमंडल के संभावित प्रभाव का संकेत दिया है। तो ये मिशन है हमारा चंद्रयान 1। चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा पर पृथ्वी के वातावरण के संभावित प्रभाव का संकेत दिया है। मिशन चंद्रयान 1 से भेजी गई तस्वीरों से पता चलता है कि चंद्रमा के ध्रुवों पर रस्ट यानी कि जंग लगी हुई है या हो सकती है। इस तथ्य के आधार पर ध्रुवों की जंग को पृथ्वी के वायुमंडल के प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें चंद्रमा की सतह पर लौह युक्त चट्टान यानी रस्ट लगी हुई जिनमें फेरस कंटेंट हो, आयरन हो, ऐसी चट्टानें होने की बात भी कही जा रही है। और ऐसा अगर है तो रस्ट हमें पता है लोहे में तभी लगती है जब नमी होती है यानी कि पानी और ऑक्सीजन होती है। तो अगर ध्रुवों पे जंग लगी हुई चट्टानें हैं इसका मतलब यहाँ पर पानी और ऑक्सीजन भी हो सकती है। तो इसके बारे में रिसर्च चल रही है, जैसा होगा आगे फिर से पता चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हमारी कह रही है हाल ही में किस व्यक्ति का निधन हो गया। ये न्यूज़ हमने आपको कल भी बताई थी अगर आपको याद होगा, जिसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कब? 1972-73 में। तो ये व्यक्ति हैं हमारे केशवानंद भारती जी, जिन्होंने केरल में लैंड सुधार एक्ट का विरोध किया था जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हुआ था। पूरी न्यूज़ की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती की याचिका पर संविधान के बुनियादी ढांचे संबंधी ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के उद्देश्य से केरल सरकार द्वारा पारित भूमि सुधार कानून के खिलाफ केशवानंद भारती जी ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य यह मामला संविधान की सीमा को संशोधित करने के लिए संसद की शक्ति का जवाब मांग रहा था। इसका उत्तर 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया था कि संविधान की बुनियादी संरचना अप्रचलित है और इसका संसद द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये मामला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आज हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, क्या था ये संवैधानिक मामला केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का। सबसे पहले तो इसे देखते हैं। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि केरल में एक इडनीर नामक हिंदू मठ था। इसके मठाधीश थे केशवानंद भारती जी। केरल सरकार ने 2 भूमि सुधार कानून बनाए 1972-73, 1970 के दशक में कह सकते हैं, जिसकी मदद से सरकार मठ के मैनेजमेंट पर कई सारी पाबंदियां लगाने की कोशिश कर रही थी। कुल मिलाकर बता ये रही थी सरकार कि जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनसे लेकर जो लैंडलेस लेबर्स हैं या लैंडलेस किसान हैं उन्हें हम दे देंगे। नीयत अपनी अच्छी बता रही थी, पर एक्चुअली वो जो लोगों की निजी संपत्ति का अधिकार है उस पर कब्जा करना चाह रही थी। तो इसीलिए केशवानंद भारती ने सरकार की इन कोशिशों को अदालत में चुनौती दी। उन्होंने इसको चुनौती किस अनुच्छेद के तहत दी थी? उन्होंने इसे चुनौती दी थी संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत। अब अनुच्छेद 26 क्या होता है? संविधान का अनुच्छेद 26 ये बताता है कि भारत के हर नागरिक को धर्म कर्म के लिए संस्था बनाने, उसका मैनेजमेंट रख रखाव प्रबंधन करने और इस सिलसिले में चल और अचल संपत्ति, चल का मतलब रुपया पैसा और अचल का मतलब जमीन प्रॉपर्टी बिल्डिंग,
ये सब जोड़ने का हक मिलता है। 26 में आपको ये सारे राइट्स मिलते हैं कि आप अपना मंदिर बना सकते हो, उसे प्रोपोगेट कर सकते हो और विस्तार कर सकते हो, प्लस पैसा भी उसके लिए जोड़ सकते हो। केशवानंद भारती जी का कहना था कि सरकार का बनाया कानून जो है वो उनके संवैधानिक अधिकार के खिलाफ है, यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके अनुच्छेद 18 से लेके 53 तक, उसके खिलाफ है। उसमें जो 26वां आ रहा है संवैधानिक अधिकार, उसका उल्लंघन कर रहा है। केशवानंद जी को बस केरल सरकार से ही इस टाइम नहीं लड़ना था। क्यों? क्योंकि ये जो कानून बनाया गया था लैंड एनेक्सेशन का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से बनाया गया था। तो देखा जाए तो उनका मुकाबला सीधे सीधे केंद्र सरकार से था। केंद्र सरकार जिसकी मुखिया इस टाइम कौन थी? इंदिरा गांधी जी। ऑलमोस्ट फुल मेजॉरिटी के साथ थी वो, ठीक है। तो कोई भी कानून वो चाहती तो इजीली बना सकती थी, जैसे आज के टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट है। कोर्ट में जब ये मामला गया तो ऑब्वियस सी बात है, इससे पहले भी कई संवैधानिक पीठ से जुड़े हुए मामले हो चुके थे, जिनमें लगभग 11 जजों की बेंच ने मामले सुनाए थे। ये मामला फिर से संवैधानिक मामलों से, संवैधानिक पीठ से जुड़ा हुआ था, इसलिए ऑब्वियस सी बात है 11 से ज़्यादा जज चाहिए होंगे। तो 11 से ज़्यादा हम लोग और लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे 13 जजों की एक बेंच बनाई गई थी। इस पीठ में जो हेड थे, इस पीठ की जो अगुवाई कर रहे थे, उस जो 13 जजों की बेंच थी, इसके जो हेड थे उस समय के चीफ जस्टिस SM सीकरी जी थे, ठीक है। फैसले में जज जो थे वो एक मत नहीं थे। कुछ कह रहे थे कि नहीं ये सही है कानून, राज्य के पास शक्ति होनी चाहिए, जिनके पास ज़्यादा है उनसे लेकर कमज़ोरों को देने की। लेकिन वहीं पर कुछ जज थे तो ये मान रहे थे कि अगर ये शक्ति हम सरकार को दे देंगे तो हम कैसे जानेंगे कि सरकार जो है हमेशा सही फैसले ले रही है। वो एनेक्सेशन करके हो सकता है ज़रूरतमंदों को देने के बजाय जिनके पास पहले से ही ज़्यादा है या जो सरकार के सगे हैं उनको देने लगे। तो इसलिए जज जो थे वो एक पक्ष नहीं थे, जिधर बहुमत था उसका पक्ष फैसला बनेगा। ऑब्वियस सी बात है 13 जज इसीलिए रखे गए थे कि 7-6 मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। तो फैसला जब आया तो उसमें यह कहा गया कि संविधान का बुनियादी ढांचा, यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो प्रिम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बदला नहीं जा सकता है। कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया था ये भी जान लीजिए। संसद इसे किसी भी संशोधन से बदल नहीं सकती है। जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो संसद कोई भी नियम बनाकर हमसे छीन नहीं सकती है, जनता से छीन नहीं सकती है। अगर ऐसा अधिकार कभी मिला संसद को तो संसद कैसी हो जाएगी? ऑटोक्रेटिक हो जाएगी और डेमोक्रेसी फिर बचेगी ही नहीं। इसे बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी कहा गया। बेसिक स्ट्रक्चर यानी जो प्रिम्बल है वो अनटच्ड रहना चाहिए हमेशा। जिन 7 जजों की वजह से ये फैसला आया था, यानी जो 7 जज पक्ष में थे कि प्रिम्बल नहीं बदला जाना चाहिए, संवैधानिक अधिकार छेड़े नहीं जाने चाहिए, उनके नाम में सबसे ऊपर थे SM सीकरी जी जो कि चीफ जस्टिस थे। इसके बाद थे जस्टिस KS हेगड़े और AK मुखर्जा, JM शेलात, AN ग्रोवर, P जगमोहन रेड्डी और 7वें जज थे HR खन्ना जी। इसके अलावा 6 जज जिन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला दिया था वो थे जस्टिस AN रे, DG पालेकर, KK मैथ्यू, MH बेग, SN द्विवेदी और लास्ट वन थे हमारे YK चंद्रचूड़। ये 6 जज थे जो सरकार के पक्ष में थे, जो ये कह रहे थे कि लैंड एनेक्सेशन की जो राइट है वो सरकार के पास होनी चाहिए। लेकिन जब फैसला आ गया, केशवानंद मामले के फैसले के बाद से लेकर अभी तक संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को लेकर वरीयता दी जाती रही है। यानी फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ अगर कोई भी कानून, कोई भी केस जाता है कोर्ट में तो हमेशा फैसला किसके हक में आएगा? फंडामेंटल राइट्स के हक में आएगा, ना कि सरकार के पक्ष में और सरकार के बनाए हुए नियम के पक्ष में। हालांकि कई आलोचकों ने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को गैर प्रजातांत्रिक बताया है। उन्होंने बताया है कि ये प्रजातंत्र के हित में नहीं है, क्योंकि जनता ने ही तो चुनकर नेताओं को भेजा है। अगर नेता लोग कोई कानून बना रहे हैं तो जनता को उसे फॉलो करना चाहिए। प्रजातंत्र का मतलब वो ये बता रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ समर्थक इसे सही ठहराते हैं, बेसिक थ्योरी को, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है उसे सही ठहराते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर सरकार के पास सारी शक्ति चली जाएगी तो फिर जनता के जो मौलिक अधिकार हैं उनको वो लेने लगेगी, तो फिर तानाशाही आ जाएगा। हम सरकार की तानाशाही पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए सरकार जो है ऑटोक्रेटिक या डिस्पोटिक और डिक्टेटरशिप ना आ जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि जनता के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हों जिनको किसी भी हालत में टच ना किया जाए, छेड़ा ना जाए, और वो राइट्स जनता के पास बने रहने चाहिए, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है प्रजातंत्र में। तो आई होप ये केस आपको क्लियर होगा एकदम, ठीक है, और इसे मुझे दोबारा वीडियो में नहीं बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य ने कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है? नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। तो ये एग्रो टूरिज्म जो नीति है ये फिर से रिन्यू की गई है महाराष्ट्र में।
नई कृषि पर्यटन नीति के तहत ग्रामीण इलाकों के विकास, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना और ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करना है जो इसका उद्देश्य है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। ये हमने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था। इसके बाद अगली न्यूज हमारी कह रही है, भारत के रक्षा मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने हेतु किस देश के साथ बैठक की। तो ये बैठक की गई है ईरान के साथ। आपको पता होगा हमारे रक्षा मंत्री जी अभी रशिया की यात्रा करके आए हैं 3 दिवसीय, और ये फिर से अब ईरान गए हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तेहरान पहुंचे, ईरान की राजधानी है। उन्होंने ईरानी रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी के साथ मुलाकात की और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने तथा अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने 3 दिवसीय मॉस्को यात्रा के समापन के तुरंत बाद ईरान का दौरा किया, जहां उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन SCO देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है SCO में 8 देश आते हैं, ठीक है। बैठक की पृष्ठभूमि कहती है कि फारस की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में हाल ही के हफ्तों में ईरान, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित कई घटनाएं हुई हैं, जिससे इस रीजन में टेंशन बढ़ा हुआ है। इसी पर इनका फोकस था और ईरान के साथ बैठक हुई द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने हेतु। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज हमारी कह रही है, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ये मनाया जाता है हर साल 7 सितंबर को। इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य है कि वायु की गुणवत्ता सुधारी जाए और इसको सुधारने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि एयर जो है वो प्यूरिफाई की जाए या साफ होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हमारी कह रही है आज की, RBI के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि क्या होगी। अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम निर्मला ताई जी को देखेंगे, जिनकी वजह से इकोनॉमी डबल डिजिट में पहुंच गई है, GDP हमारी डबल डिजिट में पहुंच गई है, भले ही नेगेटिव में है। इसके बाद हम शक्तिकांत दास जी को देखेंगे, जो RBI के गवर्नर हैं, जो कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ सरकार को बताते हैं और सरकार की कही हुई बात मान लेते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं न्यूज़ में। तो RBI ने प्राथमिक क्षेत्र की गाइडलाइंस बदली हैं, जिसमें मेन न्यूज़ हमारी आज की क्या कह रही है कि लिमिट जो है वो डबल कर दी गई है और 10 करोड़ कर दी गई है फॉर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 30 करोड़ फॉर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। सेकंड पॉइंट जो है इसमें, लोन्स अप टू 50 करोड़ टू स्टार्टअप्स नाउ क्वालिफाई एज PSL। 50 करोड़ जो अभी हमने आपको न्यूज़ पढ़ के बताई कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप लिमिट क्या कर दी गई है, 50 करोड़। और थर्ड पॉइंट जो इस न्यूज़ से जुड़ा हुआ है वो ये है कि बैंक्स कैन ऑल्सो गिव लोन्स अप टू 5 करोड़ फॉर सेटिंग अप स्कूल्स, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़। बैंक्स इतना लोन दे सकते हैं, बैंक लोन दे तो सकते हैं, लेकिन बैंक्स के पास पैसा कहाँ है, सब तो NPA में चल रहा है। इवन SBI का NPA 2 लाख करोड़ के ऊपर है। लेकिन चलो बैंक को लोन देना का, इससे सरकार एक्चुअली लोन इसलिए देने को कहा जा रहा है क्योंकि सरकार को लगता है कि इससे मार्केट में पैसा आएगा और ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बल्कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, पर ऐसा हो नहीं रहा है कुछ भी। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी कह रही है, किस राज्य में बैक टू विलेज अभियान का तीसरा चरण आयोजित किया जाएगा। तो ये कैंपेन जो है बैक टू विलेज कैंपेन, ये हमारी चल रही है जम्मू कश्मीर राज्य में। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, जम्मू कश्मीर एट द टॉप ऑफ द नेशन। और प्रधान सचिव बिजली विकास और सूचना विभाग रोहित कंसल ने घोषणा की है कि बैक टू विलेज B2V अभियान का तीसरा चरण इस वर्ष 2 से 12 अक्टूबर तक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। जो मैप में आप रेड कलर देख रहे हो उसमें लेह और लद्दाख भी आ गया है, ठीक है। तो जो इसका वेस्ट पार्ट है वहाँ पे जम्मू कश्मीर है, ये याद रखिएगा। तीसरे चरण के तहत सरकार जन समस्याओं को सुनने के साथ उनका मौके पर ही निराकरण करेगी। चरण 1 और चरण 2 में हमने देखा कि बैक टू विलेज में जन समस्याओं और मांगों को सुना गया था और दूसरे चरण में पंचायतों में अधिकारों के विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन को बेस रखा गया था और यह समझने की कोशिश की कि ये पंचायतें कैसे काम कर रही हैं और शिकायतें और मांगें क्या हैं। इसी का तीसरा चरण अब आयोजित किया जा रहा है 2 से 12 अक्टूबर तक। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हमारी कह रही है कतर कहाँ है
ऑब्वियसली बात है, इंडिया के वेस्ट में, यूएई के पास। कतर ने श्रम कानूनों में संशोधन करके मासिक न्यूनतम मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 25% की। ठीक है, जो लेबर लॉज हैं स्टेट के, कतर स्टेट के, वो मॉडिफाई किए गए हैं और 25% मिनिमम वेजेस, मंथली मिनिमम वेजेस बढ़ाया गया है। कतर ने श्रम कानूनों में संशोधन करके मासिक न्यूनतम मजदूरी में 25% की वृद्धि की है। कतर देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी दोहा है। क्या है इसकी? दोहा राजधानी है। कतर के प्रधानमंत्री जो हैं इस समय शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी हैं। काफ़ी छोटा नाम है इनका, फिर से सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जो हैं इसके वो हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी जी। इसके बाद अगली न्यूज़ हमारी कह रही है किसने स्पैरो पोर्टल लॉन्च किया है? तो स्पैरो चिड़िया का नाम होता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि स्पैरो का मतलब यहाँ चिड़िया बिल्कुल नहीं है। ठीक है, स्पैरो का मतलब है स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। तो ये लॉन्च की गई है फिर से जम्मू कश्मीर में, और स्पैरो पोर्टल का उद्देश्य जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच करना है और सरकारी कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाना है। ये ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जब होती है तो गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल हो जाती है और लोगों का विश्वास सरकार में बढ़ता है। स्पैरो का अर्थ तो आपको पता ही है। ठीक है, फिर से हम एक बार पढ़े दे रहे हैं। स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, सरकारी कर्मचारियों पर नज़र रखने हेतु या उनकी कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु जम्मू कश्मीर राज्य में। और इसके बाद आज हम देखते हैं 10 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। तो आज हमारा है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। बताने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग डिप्रेस चल रहे हैं या जो लोग जीवन से हताश हो चुके हैं उन लोगों में एक उम्मीद जगाने की जीवन के प्रति, इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे WSPD हर साल मनाया जाता है 10 सितंबर को। तो ये थे आज के आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कुछ नए करंट अफेयर्स के लिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।